Today we are going to start with one new chapter, that is insurance claim for the loss of stock and loss of profit. Actually this chapter is divided into two parts. One is loss of stock and second is a loss of profit. Now the concept and the basic of this chapter, first we have to understand कि ये chapter क्यों हमें पढ़ना पड़ रहा है. बेसिकली दिस इज़ अ इंश्योरेंस क्लेम जो आपको लॉन्च करना है इंश्योरेंस कंपनी से रिगार्डिंग एनी लॉस ऑफ स्टॉक. अगर आपका कोई प्रेमाइसेस में फायर हो गया, मान लो आपके कोई क्लाइंट के प्रेमाइसेस में फायर लग गया एंड यू आर सपोज टू आस्क टू फाइल अ इंश्योरेंस क्लेम, राइट, कि हमें कितने स्टॉक का हमें क्लेम मांगना चाहिए. सो यू नीड टू कैलकुलेट कि हमारे गोडाउन में या प्रेमाइसेस में कितना स्टॉक पड़ा हुआ था एंड हाउ यू विल कैलकुलेट दिस इफ़ डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, वो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है. सो इन दैट केस तो आपको ये समझना है कि लॉस ऑफ स्टॉक का कि कैसे आप इंश्योरेंस क्लेम लॉन्च करोगे और एट द सेम टाइम लॉस ऑफ प्रॉफिट का आप इंश्योरेंस क्लेम कैसे लॉन्च करोगे. यू मस्ट बी थिंकिंग कि ये लॉस ऑफ स्टॉक तो समझ में आता है, व्हाट इज़ लॉस ऑफ प्रॉफिट. नो वरीज, हम ये आगे चैप्टर जैसे जैसे प्रोसीड होगा यू विल एबल टू अंडरस्टैंड दोज थिंग. सो बिजनेस एंटरप्राइज गेट इंश्योर्ड अगेंस्ट द लॉस ऑफ स्टॉक ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टन इवेंट्स सच एज फायर हो सकता है, फ्लड हो सकता है, थेफ्ट हो सकता है, अर्थक्वेक हो सकता है. इसके अगेंस्ट आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हो. इंश्योरेंस बीइंग अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, द क्लेम ऑफ लॉस इज रिस्ट्रिक्टेड टू द एक्चुअल लॉस ऑफ एसेट. यस, प्रेमाइसेस में जितना स्टॉक होगा उसी का ही बेसिकली आपसे मांगा जाएगा, मांग सकते हो, वो पूरा थोड़ी ना आपको देगा. Sometimes the enterprise also get itself insured against the consequential loss of profit due to the disease turnover, increased expenses, etc. So मैंने आपको बताया ना, एक नया चीज़ आपको सीखने को मिलेगा, व्हाट इज़ द लॉस ऑफ प्रॉफिट, उसके अगेंस्ट क्या इंश्योरेंस. लाइक आप बहुत लोग दो टाइप के इंश्योरेंस लेते हैं. एक आपने सुना होगा दैट इज़ लॉस ऑफ स्टॉक. स्टॉक जो प्रेमाइसेस में पड़े उसको आग लग गई तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देगी. सेम एज आप अपने घर का इंश्योरेंस कराते हो, सेम है अपने लाइफ का इंश्योरेंस कराते हो, वैसे आप एसेट का इंश्योरेंस कराते हो. सेकेंड थिंग कि अगर आग लगती है तो आप डेफिनेटली दूसरे दिन से नॉर्मल कंडीशन में तो वर्क करोगे नहीं. बहुत बड़े यूनिट में आग लग गई, दूसरे दिन से सेम सेल नहीं हो, सेम परसेंटेज ऑफ सेल होगा, पहले जो हुआ वही आज तो नहीं होगा, आगे के 2 महीना भी नहीं हो सकता है, बिकॉज आप उससे वो फायर से रिकवर हो रहे हो, वापस से प्रेमाइसेस अच्छा बना रहे हो एंड बैक टू वर्क हो रहे हो. तो इट टेक्स टाइम. लाइक बड़े बड़े इंडस्ट्री की बात करोगे तो 2 मंथ लगता है, 3 मंथ लगता है, 6 मंथ जितना लगता है. सो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि हम जो रिकवरी पीरियड में हम जो लॉस ऑफ प्रॉफिट का लॉस होगा, हमारा जो प्रॉफिट होना चाहिए, मान लो मुझे 6 महीने में 6 लाख की प्रॉफिट होनी चाहिए, लेकिन बिकॉज मेरे यहाँ पर आग लग गई, मेरे यहाँ सिर्फ प्रॉफिट 2 लाख की हुई, तो वहाँ पर अगर वो लॉस ऑफ प्रॉफिट का इंश्योरेंस हो जाता है तो आपको जो बचा हुआ 4 लाख है, बिकॉज 6 लाख में 2 लाख आप कर पा रहे हो, बचा हुआ 4 लाख आपको इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाता है. तो यहाँ आप क्या कर रहे हो, अपने प्रॉफिट का इंश्योरेंस करवा रहे हो कि मेरे को जो प्रॉफिट होना था वो होना चाहिए, राइट. अगर आग लगने की वजह से मेरा पूरा डिस्टर्ब हो जाता है काम, तो उसका भी भरपाई आप करो, ठीक है. तो वो हमारा लॉस ऑफ प्रॉफिट है, उसको हम कॉन्सिक्वेंशियल लॉस ऑफ पॉलिसी भी बोलते हैं. तो क्वेश्चन में कैसे भी आपसे पूछ सकते हैं वेदर इट इज़ अ लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ प्रॉफिट और कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी. इंश्योरेंस कैन स्टडी इन 2 पार्ट, जो मैंने आपको बोला 2 पार्ट में डिवाइडेड है, राइट. क्लेम फॉर द लॉस ऑफ स्टॉक. अब यहाँ पर बात होती है कैसे क्लेम करना है, कितना क्लेम करना है, कितना हमारे पास वैल्यू का स्टॉक है, ये सब स्टोरी हमें यहाँ सीखनी है. So, fire insurance being a contract of indemnity, a claim can be lodged only for the actual amount of the loss, not exceeding the insured value. जितना इंश्योरेंस लिया है 2 लाख का, 5 लाख का, उससे ज़्यादा तो आप लॉस नहीं कर सकते हो क्लेम. इन डीलिंग विद द प्रॉब्लम रिक्वायरिंग डिटरमाइनिंग द क्लेम फॉर द फॉलोइंग पॉइंट मस्ट बी नोटेड. टोटल लॉस के बारे में डिस्कस करेंगे. इफ़ द गुड्स आर टोटली डिस्ट्रॉयड द अमाउंट ऑफ क्लेम इज इक्वल टू द एक्चुअल लॉस प्रोवाइडेड इन द गुड्स आर फुल्ली इंश्योर्ड. मतलब जितना आपका पूरा लॉस है, 10 लाख का सामान जल गया, स्टॉक जल गया, या फिर आपका जो भी प्रीमाइसेस में था उतने का इंश्योरेंस किया हुआ था फुल्ली, तो आपको फुल पैसा मिल जाएगा. हाउएवर इन केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस
Insurable value of the stock insured is more than the sum insured. The amount of claim is restricted to the policy. आपने आपके शॉप पे 10 लाख का सामान पड़ा है, लेकिन आपने इंश्योरेंस खाली 6 लाख का लगाया है, तो 6 लाख के ऊपर आपको इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट नहीं मिलेगा. दिस इज टोटल लॉस. अब हम बात करेंगे पार्शियल लॉस. इफ द गुड्स आर पार्शियली डिस्ट्रॉयड, द अमाउंट ऑफ क्लेम विल बी इक्वल टू एक्चुअल लॉस प्रोवाइडेड द गुड्स आर फुल्ली इंश्योर्ड. ये तो हमें समझ में आ रहा है. however in case of under insurance, अपने कम करवाया है, the amount of claim will depend upon the nature of insurance policy, without average clause, with average clause. ठीक है. the claim is equal to the lower of, या तो actual loss जो हुआ है, for example 4 लाख का हुआ, सम इंश्योर्ड मान लो आपने 3 लाख का किया है, तो ऑटोमेटिकली 3 लाख का आपको इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट मिलेगा. एवरेज क्लॉज न्यू कॉन्सेप्ट. Amount of claim for the loss of stock is proportionally reduced, right, considering the ratio of policy to the value of stock as on the date of the fire, right. So as shown, इसके लिए उन्होंने फॉर्मूला क्या दिया है, loss of stock multiplied by sum insured divided by insurable amount. Don't worry, ये टॉपिक मैं आपका पूरा कवर करूँगी. What is this basically average clause. छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. मान लो आपके प्रीमाइसेस में आपने क्या बोलते हैं, आपने 10 लाख का गुड्स रखा हुआ है, पर आपने सोचा आग तो लगती नहीं है, 10 लाख का इंश्योरेंस लेंगे तो हमें प्रीमियम बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा. अननेसेसरी प्रीमियम का खर्चा बढ़ाने से अच्छा हम क्या करते हैं, हम इंश्योरेंस लेते हैं ओनली 6 लाख का, 4 लाख का नहीं लेते हैं, राइट. तो यहाँ ये बोल रहे हैं कि 6 लाख का इंश्योरेंस लिया, अभी तक आग नहीं लगी थी, अचानक से आग लग गई, राइट. अब आप इंश्योरेंस कंपनी को बोलोगे, देखो वो मेरा पूरा का पूरा 6 लाख के ऊपर ही मेरा पूरा वही 6 लाख मेन पूरा जला है जो आपका इंश्योर्ड अमाउंट था, और आग लगी उस दिन हमारे यहाँ मान लो 6 लाख का ही गुड्स पड़ा था, राइट. आपने इंश्योरेंस लिया 6 लाख का और गुड्स भी 6 लाख का पड़ा था, तो कंपनी को आप ये नहीं बोल सकते कि आप पूरा का पूरा मुझे इंश्योरेंस कंपनी को कि मुझे पूरा का पूरा भरपाई करो, पूरा का पूरा 6 लाख वही गुड्स थे जिसको इंश्योरेंस कराया था. तो वो बोला कि नहीं, आप अगर इंश्योरेंस पार्टली कराते हो, पार्शली कराते हो, तो आप भी लायबल हो, मैं भी पार्शली लायबल हो, हम दोनों पार्शली लायबल है. तो जितने का गुड्स जलेगा हम उतना ही बेयर करेंगे जितना कि आपको भी करना. अगर हम दोनों का परसेंटेज 60-40 का परसेंटेज है, तो 60% ही मैं उस गुड्स जो जला है गुड्स उसका शेयर करूँगा इंश्योरेंस, और 40% आपको ही करना पड़ेगा. तो भले ये 6 लाख है, पर 6 लाख का भी डिवाइड होगा 60-40 में. द इंश्योरेंस कंपनी विल नॉट बेयर द होल ऑफ द लॉस विच इज़ ऑल्सो नॉट इंश्योर्ड. तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि अगर आपने आपका टोटल कॉस्ट आपका, अगर देखो ये आपका गुड्स टोटल कॉस्ट का आपने इंश्योरेंस कराया है, कितना सम इंश्योर्ड आपने कराया एक एक्स अमाउंट, तो जितना लॉस हुआ उसका कितना अमाउंट हम बेयर करेंगे. तो डोंट वरी, एक बार हम इसका सम करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर कॉन्सेप्ट होगा, बिकॉज मेरे पास एग्जाम्पल आ जाएगा जिसमें आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगी. सो इसी हमारे वीडियो में वो एग्जाम्पल भी हैं. सो मूविंग फॉरवर्ड, सिंपल सम से ये स्टार्ट होगा, धीरे धीरे हम लॉस ऑफ स्टॉक ख़त्म करेंगे. बहुत इजी चैप्टर है. इतना होने के बाद सेकेंड लॉस ऑफ प्रॉफिट में हम घुसेंगे, एंड दैट इज़ ऑल्सो वेरी इजी बट प्रोवाइडेड अ फॉर्मैट शुड बी फॉलोड. मूविंग फॉरवर्ड, सम रेलेवेंट पॉइंट यू हैव टू सी. द स्टॉक, अभी देखो, when the stock is recorded, records are maintained, such records are not destroyed by the fire, the value of the stock as on the easily arrive. देखो अब ये पूरे अलग अलग सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं. तो सपोज आप एक कंपनी के अकाउंटेंट है और उस कंपनी में आग लग गई, तो आपसे वो पूछा जा रहा है कि भाई मुझे बताओ कि कितने का सामान पड़ा था, कितने का गुड्स पड़ा था. तो आप जनरली बुक्स खोल के दिखा दोगे, अपने अकाउंट्स खोलोगे और वहाँ पर स्टॉक टेकिंग जो लास्ट लिया था उसमें से कुछ प्लस माइनस परचेस करोगे, परचेस सेल, एंड फाइनली यू विल एबल टू फाइंड इट आउट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इट. ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास क्या है, बुक्स है, स्टॉक रिकॉर्ड्स है. मान लो आपके पास स्टॉक रिकॉर्ड्स नहीं है, तो क्या
तो आप बोलोगे भाई आग लग गई, जिस वो बोलोगे मैं कैसे बता सकता हूँ, आग लग गई है, ठीक है। तो आपको फिर वो बोलेंगे अरे आग लग गई तो कोई तो बताएगा ना स्टॉक रिकॉर्ड क्या है। तो बोलना नहीं मेरे बुक्स भी पड़े थे, कंप्यूटर भी वहीं लगे पड़े थे और सब आग लग गई तो मैं कहाँ से बताऊँ। नो, यू कैन नॉट से दिस थिंग टू योर क्लाइंट, राइट। तो उस केस में आपको एक नया ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, आपको परचेज सेल्स का फिगर निकलवाना पड़ेगा और फाइनली बैलेंसिंग फिगर निकालना पड़ेगा। तो अब आप बोलोगे भाई मैं परचेज और सेल का फिगर कहाँ से लाऊं, रिकॉर्ड्स ही नहीं है मेरे पास। बट यू एटलीस्ट गेट टू नो ओपनिंग स्टॉक फ्रॉम द लास्ट ईयर बैलेंस शीट। सेकेंड, परचेज आप निकाल सकते हो अपने अपने क्रेडिटर को फ़ोन करके। इतना तो क्रेडिटर्स याद रहते हैं कि हमको कितने के पेमेंट्स हमने किस किस को करते हैं, किससे गुड्स खरीदा, तो उनसे हम बिल्स निकलवा के हम दिखा सकते हैं कि हमने इस बार परचेज कितना किया। सेम वे अपने कस्टमर को ढूंढ सकते हैं, जितने भी कस्टमर सबको कॉल लगा के बोलेंगे हमने आपको कितने वैल्यू का सेल किया आप मुझे बताओ, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक मिल जाएगा, परचेज मिल जाएगा, सेल्स मिल जाएगा। अब आप बोलोगे भाई मैं जीपी कहाँ से लाऊं, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट का अंदाज़ा आपके खुद को होगा, मैनेजमेंट को होगा कि हम हर साल 10%, 20%, 30% ऑन सेल हम कमाते हैं। ऑन एन एवरेज तो आप निकाल ही लोगे। तो जब सेल्स है और उस पर ग्रॉस प्रॉफिट भी निकाल लोगे तो बैलेंसिंग फिगर विल बी नथिंग बट ओनली क्लोजिंग स्टॉक जो आपको मैनेजमेंट मांग रहा है। सो इन द इफ इट इज़ stock is not prepared, then you have to, I'm sorry, the stock records is not prepared or you don't have immediate stock record, then you have to calculate by using a trading account method, ठीक है। where the books of account is destroyed, the task of building up the trading account becomes difficult. In that case information is obtained from customer, supplier and all, मैंने बोला आपको। after insurance company make a payment of total loss, it is same right which is insured had over the damaged stock. These are subrogated to the insurance company, मतलब दे दिया जाता है। in practice in determining the amount of claim the credit is given for the damage and salvage value. देखो आग लगती है तो कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ें थोड़ी सी जलती है और कुछ चीज़ें पूरी जल जाती है। जो थोड़ी सी जलती है वो उसका कंडीशन ऐसा होता है कि वो मार्केट में सेल हो सके। कभी कभी आप देखोगे बड़े शॉप के सामने ऐसे सेल के जैसा भी लगाया जाता है और जो चीज़ का 100% वैल्यू है वो 20%, 30% पे बेचा जाता है। दिस इज़ नथिंग बट अ सेकेंड हैंड आइटम, राइट। सैल्वेज वैल्यू है, उस सैल्वेज वैल्यू का जो अमाउंट है उसका भी आपको बेनिफिट मिला है। तो अब जो भी ओवरऑल लॉस हुआ है आपको, मान लो 10 लाख के सामान के सामने आपका 6 लाख का लॉस हुआ है, 6 लाख में 50,000 आपको सैल्वेज वैल्यू मिल गया, सेकेंड आइटम को बेचकर आपको अमाउंट मिल गया है। तो 6 लाख में से माइनस 50,000 दैट इज 5,50,000 विल बी द अमाउंट विच यू आर सपोज टू लॉज with the insurance claim agency, right? Then frequently salvage can be maintained and sellable after it is reconditioned. second hand तो आप कुछ भी कर सकते हो ना। तो ये सब पूरी स्टोरी आपको इन्होंने बताई है कि हमको स्टॉक रिकॉर्ड्स कैसे मिला तो क्या करना है, नहीं मिला तो क्या करना है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू सम बहुत छोटे छोटे सम हैं, ईजी सम है। पहले समझो ये कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। डेट ऑफ फायर इन गोडाउन में आग लगी 25/2003 को। अकाउंटिंग ईयर जैन से दिसंबर तक का चल रहा है। ओके, ओपनिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है, यस हमारे पास 2003 का ओपनिंग स्टॉक है। टिल द डेट ऑफ फायर, राइट, 1 जनवरी से लेकर टिल द डेट ऑफ फायर परचेज इतना हुआ, टिल द डेट ऑफ सेल्स इतना हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट लास्ट ईयर का बता रहा है, देखो 2002 का बता रहा है कि लास्ट ईयर हमने ग्रॉस प्रॉफिट 30% अर्न किया था और सैल्वेज सेकेंड हैंड आइटम को बेच के मुझे सैल्वेज वैल्यू 8,000 का आया है। यू नीड टू कैलकुलेट द स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एंड द वैल्यू ऑफ द स्टॉक कॉस्ट। सो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो हमें एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर हमसे वो बोल रहा है कि आप स्टॉक का वैल्यू निकालो और हमें कितना लॉस करना है, मतलब हमारा टोटल लॉस ऑफ स्टॉक क्या हुआ आप निकालो। मैंने आपको क्या बोला, डेटा आपके पास है, ओपनिंग स्टॉक डाल दिया, परचेज डाल दिया, सेल्स डाल दिया, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपको पता है तो इस पर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाल दिया, राइट। तो बैलेंसिंग फिगर इज़ नथिंग बट अ क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन मैंने क्या बोला, क्लोजिंग स्टॉक में अगर सेकेंड हैंड आइटम कुछ बिकता है तो उसका अमाउंट क्या आता है वो हमको क्रेडिट मिलेगा।
मीन्स 55,000 में से 8,000 लेस करना पड़ेगा, तो वो मेरा बन जाएगा एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक, एक्चुअल वैल्यू ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, जो कि हम इंश्योरेंस कंपनी को बोल सकते हैं हमें इतना पैसा चाहिए। समझ में आया? अब हम आएंगे सेकेंड वाले में। वेरी इंटरेस्टिंग सम। सी, ये सब जो भी मैं बता रही हूँ, दिस इज़ द कॉन्सेप्ट, दिस इज़ अ बेसिक, ऐसे कोई सम नहीं आने वाले, लेकिन ये एक बड़े सम का छोटा छोटा पार्ट के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। सो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 30% था लास्ट ईयर का। सेल्स ड्यूरिंग द करंट ईयर हैज़ इंक्रीज बाय 10%, राइट। तो अभी क्या हो गया कि अगर मेरा हमारा जो फॉर्मूला क्या बोलता है, कॉस्ट, राइट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, राइट। आई विल डू वन थिंग, वेट अ मिनट। सो हमें हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है इस केस में, कि जो नॉर्मली हमें हर बार यूज़ करना और ध्यान रखना है, हमें पता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट हमें क्या देता है, सेलिंग प्राइस। ये क्या देता है, सेलिंग प्राइस। अब हमें ये प्रीवियस ईयर में क्या हुआ है और करंट ईयर में क्या हुआ है। सो आई एम मूविंग फॉरवर्ड ओवर हियर। क्वेश्चन क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो प्रीवियस ईयर का 30% है और सेल्स बढ़ गया है 10% से। सो अगर हम इसको वापस से करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पिछले साल का 30% है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कभी भी आपका बनता है तो 30% प्रॉफिट, क्योंकि कभी भी सेल्स पे रहता है, तो सेल्स अगर मैंने 100 ले लिया तो प्रॉफिट कितना होगा, 30, तो मेरा कॉस्ट कितना होगा, दिस मीन्स दिस इज 70 ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अब उन्होंने बोला है कि योर सेलिंग प्राइस हैज़ बिन इंक्रीज्ड, राइट, इस सेलिंग प्राइस हैज़ बिन इंक्रीज्ड, तो बाय 10%, इट हैज़ बिन इंक्रीज बाय 10%, येस इट इज़ बिन इंक्रीज, बट कॉस्ट को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है, तो इट विल रिमेन द सेम। आर यू गेटिंग? कॉस्ट को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा है, और तो आपका प्रॉफिट क्या बन जाएगा, 40। तो न्यू जीपी विल बी नथिंग बट 40, न्यू जीपी विल बी नथिंग बट 40 divided by 110, right, that is 36 point, I'm sorry, it is very written very minutely, I'll just, so you can see it is 36.666% रहेगा। so you can easily find out the figure। तो इसे मैंने क्या कॉन्सेप्ट यूज़ किया कि जस्ट मुझे हर बार अगर पता है कि दिस पार्ट इज़ फिक्स, लास्ट ईयर 30% था तो कॉस्ट सेम है, इस बार प्राइस बढ़ गया है उस चीज़ का, कॉस्ट को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है, तो डेफिनेटली प्रॉफिट को इम्पैक्ट होगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो पिछली बार हम 30% कमा रहे थे, इस बार हम 36.36% कमा रहे हैं। मूविंग फॉरवर्ड, अब यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, ग्रॉस प्रॉफिट रेट ऑफ द प्रीवियस इज 30%, सेम, ठीक है। कॉस्ट पर यूनिट हैज़ बीन इंक्रीज नाउ, तो अभी आप देखो सेलिंग प्राइस इस बार पिछले साल का देख रहे हैं तो 100 है, ठीक है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट आपको पता है 30 रहेगा, बिकॉज जीपी इज ऑलवेज ऑन द सेल, तो सेल अगर 100 है तो उसका 30%, तो बैलेंसिंग फिगर मतलब हमारा कॉस्ट 70 है। अब इन्होंने बोला है कि इस बार सेल्स का प्राइस नहीं बढ़ा, इस बार कॉस्ट बढ़ गया है, तो 70 का 77 हो गया है, पर सेलिंग प्राइस रिमेन द सेम, राइट। हम अपना प्राइस नहीं बढ़ा सकते बिकॉज कंपटीशन है मार्केट में, कॉम्पिटिटर्स बैठे हैं, तो आपका देखो जीपी कम हो गया। तो पिछली बार आपका जीपी 30% चल रहा था, इस बार आपका जीपी 23% चल रहा है, विच इज़ बिन लेस। आर यू गेटिंग? दिस इज ऑल वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट कि ये मार्केट में वैसे भी यूज़ होता है कि प्राइस बढ़ गया तो कॉस्ट क्या होगा, प्रॉफिट कितना इम्पैक्ट होगा, जीपी चेंज हो जाएगा। दीज आर द वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट्स। नाउ नेक्स्ट सम, व्हाट दे आर टेलिंग टू अस। अब आपको क्या बोल रहा है कि आपके पास सन्ड्री डेटर दिया हुआ है, ओके। सन्ड्री डेटर 1 जनवरी 15,000 का दिया हुआ है। कैश रिसीव फ्रॉम द डेटर आपको दिया है। डेटर 31 लास्ट ईयर का 31 12, अच्छा, क्लोजिंग डेटर दिया हुआ है। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, बैंड डेट्स रिटर्न ऑफ, कैश सेल्स इतना है। यू हैव टू फाइंड द क्रेडिट सेल। अब ये क्वेश्चन क्यों आया है यहाँ पर, मैंने आपको बताया था कि जब आग लगती है, पूरे रिकॉर्ड्स जल जाते हैं, तो फ्रॉम वेयर यू विल एबल टू गेट द अमाउंट ऑफ सेल्स, राइट। तो हमें डेटर को कांटेक्ट करना होगा, और डेटर क्या बोलता है
15,000 डियर मेरा लास्ट ईयर से ओपनिंग था, राइट. अगर डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा अब आपको, राइट. कैश फ्रॉम रिसीव फ्रॉम द डेटर, ओके. तो कैश मिला तो हमारा डेटर कम हो जाता है 56,000. सिंपल कॉन्सेप्ट है, डेटर अकाउंट एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से बताया जा रहा है, राइट. सन्ड्री डेटर क्लोजिंग डेटर है तो ये भी आपका 18,000, राइट. डिस्काउंट अलाउड तो डेटर कम हो जाता है ना, डिस्काउंट दे देते हम उनको, तो कितने का दिया, 2,000 का, राइट. देन बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, और डेटर कम हो गया 4,000 से, वो बोला हम देंगे ही नहीं, ये भी कम हो गया, राइट. कैश सेल, कैश सेल है तो डेटर पिक्चर में आएगा ही नहीं, बिकॉज डेटर तो खाली क्रेडिट सेल के समय पे आता है. तो व्हाट इज अ क्रेडिट सेल, द बैलेंसिंग फिगर ऑफ दिस अकाउंट, राइट. इसका मतलब ओपनिंग डेटर इतना था और आपने सेल किया मार्केट में तो 65,000 का डेटर बढ़ गया, और ये सब चीज़ होने के बाद क्लोजिंग बैलेंस 18,000 का आया. सो अब हमको अगर कोई वो बोलता है टोटल सेल निकालो, तो यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल सेल, कैश सेल पर क्रेडिट सेल. वी गॉट अ कैश सेल का अमाउंट हियर और क्रेडिट सेल का अमाउंट हियर, सो द टोटल इज 97,000, और यही 97,000 विल बिकम हेल्पफुल फॉर कैलकुलेटिंग द closing stock as on the date of the fire. नेक्स्ट, सेम वे अगर हमको बोला जाएगा कि परचेजर का निकालो, परचेजर मतलब क्रेडिटर्स का बैलेंस निकालो, कितना परचेज किया था क्रेडिट परचेज वो बताओ. तो हमें डेटा अगर हम फाइंड आउट कर सके लास्ट ईयर के, हमें पता चल गया कि पिछले साल हमारा क्रेडिटर इतना था. ओपनिंग कभी भी क्रेडिट साइड में होता है क्रेडिटर का. कैश पेड ऑफ द क्रेडिटर ड्यूरिंग द 2002, हमने क्रेडिटर को कम किया 74,000 में. सन्ड्री क्रेडिटर एज ऑन 31st, क्लोजिंग क्रेडिटर हमें दे दिया 28,000. डिस्काउंट रिसीव्ड, अरे वाह, क्रेडिटर ने हमको बेनिफिट कर दिया, 3,000 उनको कम देना पड़ेगा, क्रेडिटर कम हो गया. परचेज रिटर्न, हमें कुछ स्टॉक अच्छा नहीं लगा, हमने रिटर्न कर दिया, कम हो गया क्रेडिटर, राइट. नाउ कैश परचेज तो हम यहाँ लिखते नहीं हैं, तो यू हैव टू कैलकुलेट द क्रेडिट, हाँ टोटल परचेज. तो ये मुझे बैलेंसिंग फिगर मिल गया, और दिस क्रेडिट परचेज प्लस कैश परचेज इज नथिंग बट माई what is this 90,000 plus 28,000 is my total purchase. But one most important thing here you have to understand कि आपने ये खरीदा था 90,000 खरीदा, और उसमें से आपको 5,000 का गुड अच्छा नहीं लगा था, इसने आपको रिटर्न कर दिया, तो आपका परचेज रिटर्न लेस होगा, तब एग्जैक्ट परचेज मिलेगा, और कैश परचेज मिलेगा, तब जाकर आपको मिलेगा आपका टोटल परचेज एज 1,13,000. याद रखना 90,000 इज टोटल परचेज, लेकिन 5,000 रिटर्न भी तो कर दिया ना, तो उसका भी आपको इम्पैक्ट देना पड़ेगा. ओके, now we'll start another sum. A fire occurred on 31st December 2005 in a godown of Messrs. Virendra Teel Udyog, Kapurganj, Kanpur. The following figure has been ascertained and they are ascertained the figure of the claim to be lodged. So अगर आप देखोगे the fire year end में हुआ है, so 1st January 31st December 2005 का sales has been given, same purchase has been given over here, and also the stock on the 31st 2004, so opening stock is also given. Gross profit for the past 5 years has been averaged at 30% on the sales. तो यहाँ पर आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी पिछले साल के आपको यहाँ पर दे के रखे हैं. तो स्टॉक सैल्वेज वॉज वैल्यूड 75,000. जो सेकेंड हैंड टाइप के स्टॉक है या स्टॉक सेकेंड आपने जो कुछ सेकेंडरी मार्केट में इसको बेच के जो अर्न किया, दैट इज 75,000. यू आर सपोज टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्लेम फॉर द लॉस ऑफ स्टॉक, एंड द सम इज़ वेरी सिंपल. आपको सब डेटा दिया हुआ है, इवन द ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल भी दिया हुआ है. द जस्ट यू हैव टू फाइंड आउट द बैलेंसिंग फिगर एंड कंप्लीट द सम, दैट्स इट. सो ओपनिंग स्टॉक 5,90,000, राइट. Second is a sales 32 lakhs, purchase 21 lakhs, and the gross profit ratio you can easily calculate 32 lakhs के ऊपर, that is 30% is nothing but 9,60,000. Now you will able to find out 4,50,000 as a closing stock, and closing stock ये final loss नहीं है, इसमें आपने कुछ earn भी किया है. क्या earn किया है? salvaged value, that is स्टॉक जो बेचा है आपने सेकेंड मार्केट में,
that is 75,000. So net loss is 4,50,000 minus 75,000 will be the final loss of stock that you are supposed to lodge this claim to the insurance company. So अब इंश्योरेंस चैप्टर, इस चैप्टर में आपको खाली कॉन्सेंट्रेट करना है कि कैसे तो भी हमारा बैलेंसिंग फिगर स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, जिस दिन फायर अकर हुआ उस दिन हमारे प्रेमाइसेस में कितने का स्टॉक पड़ा था, वो हमें अगर निकाल सके तो हमारा सम काफ़ी इजी बन जाता है. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द सेकेंड सम, व्हाट दे आर टेलिंग ओवर द सेकेंड सम. इसमें ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सम है, बस थोड़े थोड़े वेरिएशंस आपको दिखते रहेंगे हर एक सम में, बट मोर और लेस यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेयर यू हैव टू फाइंड इट द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, राइट. सो here the Northern Limited has taken up the fire policy of 64,000 covering its stock in trade. Then a fire occurred on 31st March 2005. Okay, and the stock was destroyed with the exception of the value. ये बन गया आपका salvaged value exception. बाकी तो पूरा लॉस हो गया लेकिन इसका बच गया. The following particulars are available from the books of account of the company. ओपनिंग स्टॉक आपको दिया है, ओपनिंग स्टॉक क्योंकि हमारा जो फायर अकर हुआ 2005 में हुआ है. परचेज टू द डेट ऑफ फायर आपको दे दिया, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं. सेल्स टू द डेट ऑफ फायर भी दे दिया. कमीशन, कमीशन पेड टू द परचेज मैनेजर और द परचेज ऑफ 2%. कैरियज पेड इज 640. एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट. ओ ग्रेट, यहाँ पर आप देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, ये सब पॉइंट आपका सम रॉन्ग कराने के पूरे चांसेस होते हैं. 50%. द पॉलिसी वॉज सब्जेक्ट टू द एवरेज क्लॉज. आ गया आपका एवरेज क्लॉज जो हम अप्लाई करने वाले हैं. और इस सम को अच्छे से समझना. यू आर रिक्वायर्ड टू अराइव द लॉस ऑफ स्टॉक एंड द अमाउंट ऑफ क्लेम टू द इंश्योरेंस कंपनी. दिस इज गोइंग टू बी द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल सम, सो अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली. वेट अ मिनट, विल सॉल्व दिस सम. ओके, दिस वन. तो यहाँ पर हमें जो दिया है हम इसको पूरा डेटा पहले इसमें डालेंगे, फिर उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे हमारा क्लोजिंग स्टॉक. सो द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, अब अगर आप देखोगे तो आई एम राइटिंग ओवर हियर क्योंकि हमें ये बाद में यूज़ होगा. इंश्योरेंस पॉलिसी हमें कितना है हमारे पास इंश्योरेंस पॉलिसी का 64,000. दैट्स इट. ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. देन अब हमें ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, सो आई एम राइटिंग यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक कितना है, दैट इज़ 24,000. डन. परचेज टिल द डेट ऑफ फायर, हमारा जो हमने इतने दिन तक जब फायर अकर हुआ उसके पहले हमने कुछ तो परचेजेस किए होंगे, एंड दैट इज़ 1,04,000, राइट. सेल्स टू द डेट ऑफ फायर, ये भी हमें दे दिया उन्होंने कि हमें सेल्स तो निकालना ही पड़ेगा, दैट इज़ 72,000. अब इन्होंने एक और चीज़ दिया हमें कि इन्होंने कमीशन पे किया है, एंड दिस इज़ अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस. कैरियज भी पे किया है, दैट इज़ डायरेक्ट एक्सपेंसेस. सो यू नीड टू राइट इट ओवर हियर. कमीशन की पहले बात करेंगे, कितना, 2% ऑन परचेज, राइट. देन 2080. एंड व्हाट इज़ द कैरियज इनवर्ड, जितना खर्चा लगा, दैट इज़, सॉरी, ठीक है, ये कितना है आपका, दैट इज़ 640 रुपीज़. यस, तो ये आपका अगर देखा जाएगा तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपने कर दिया. अब इन्होंने यहाँ पर दिया है एवरेज कॉस्ट, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट. देखो यहाँ तो बहुत इजी है, लेकिन जब कोई सम्स आते हैं अलग, अभी 50% है तो हमारा आंसर तो 50% ही आएगा. लेकिन याद रखना हर बार कैसे कैलकुलेट करना है. आपको पता है कॉस्ट प्लस इसको मैं ऐड लिखती हूँ. सो यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट, व्हाट इट गिव्स इक्वल्स टू एसपी. ये हमें पता है. इन्होंने क्या दिया हुआ, एवरेज क्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट. सो यू हैव टू टेक अ एजम्पशन कि कॉस्ट इज 100, देन ऑन कॉस्ट पे प्रॉफिट 50, तो डेफिनेटली व्हाट विल बी दिस 150, राइट. तो आपका जो जीपी रेशियो कैसे निकालते हो, जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट या वॉट एवर प्रॉफिट
डिवाइडेड बाय सेल्स, ये आपका फॉर्मूला है। तो अब मैं इस प्रॉफिट 50 डिवाइडेड बाय सेल्स, तो हमें कितना मिला 33। अब इसको परसेंटेज में करोगे तो 33.33%। सो व्हाट विल बी आवर जीपी हियर। तो अब मैं इसके ऊपर अप्लाई करने वाली हूँ, इसके ऊपर मल्टीप्लाइड बाय 33.333, 4 टाइम्स लेती हूँ परसेंटेज। सो मीन्स 24,000 इज़ माई ग्रॉस प्रॉफिट। याद रखना, अगर इसमें आप नॉर्मली ले लेते हो तो बहुत प्रॉब्लम होगा। तो इसका ये फंडा हर सम में काम आएगा, ब्रांच हो, डिपार्टमेंटल हो, हमारा कंसाइनमेंट हो, जॉइंट वेंचर हो, इवन दिस चैप्टर। सो ये कभी मत भूलना, ईजी हो जाता है सम। नाउ अब हमारा काफ़ी चीज़ें हो चुकी है, जस्ट वी नीड टू फाइंड आउट द क्लोजिंग बैलेंस। कैसे निकालेंगे? 24,000 प्लस दिस। ओ व्हाट आई विल डू, फर्स्ट आई विल मेक अ सम ऑफ इट, राइट। और इसका भी आप सम कर लो, डन। और नथिंग, आई एम डूइंग ये माइनस 72,000, आ गया हमारा 82,720 का स्टॉक। नाउ मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर, आपका क्लोजिंग स्टॉक दिखा रहा है 82,720 का, मतलब आपके गोडाउन में 82,000 का स्टॉक पड़ा था, लेकिन आपने इंश्योरेंस कितने का कराया है? 64,000। तो इंश्योरेंस कंपनी को तो हम ये नहीं बोल सकते ना कि 64,000 पूरा का पूरा इसके अंदर इंक्लूडेड था, क्योंकि वो मानेगा ही नहीं। इसीलिए तो एवरेज कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आया। वेन एवर योर लॉस ऑफ स्टॉक इज मोर देन अ लॉस पॉलिसी, then the average clause apply. Average clause is nothing but it's just a proportion, मतलब division of the loss between the owner and you can say between the insurance company. So if the total stock, listen properly, if the total stock in the shop or godown, right, is more than the amount of policy, it is presumed that the balance owner himself is bearing the risk. मतलब 82,000 के अंदर 64,000 तो इंश्योरेंस कंपनी का है, तो बैलेंस इज basically proportionate amount is basically owned, you can say risk bearer is a owner, right? Therefore the claim will be paid on proportionate basis. पूरा का पूरा दे नहीं देंगे, proportionate basis पे हम claim launch करेंगे. Such condition is included in all the insurance policy. क्योंकि आज के दिन चीटिंग भी बहुत बढ़ गई थी, इसीलिए इन्होंने हर एक पॉलिसी में ही एवरेज क्लॉज अप्लाई कर दिया गया है. So many times they even ask for a 1 mark question or a 2 mark question, what is you mean by the average clause. Now we are going to apply the average clause, but before applying पहले हमें क्या निकालना है? क्लेम. क्लेम कितना लॉन्च करना है? तो लॉस कितना दिखा रहा है? लॉस ऑफ स्टॉक 82,720, लेकिन आपको पता है इसमें हमारा सेविंग भी हुआ है. सैल्वेज वैल्यू कितना हुआ है? 16,544, 16,544 का हुआ है. सो नेट लॉस कितना हुआ आपको? That is 66,176. Now how we are going to apply? अब हमारा नेट लॉस तो इतना हुआ है, राइट? अब ये इसके ऊपर हम वर्क करेंगे. सो कैसे निकालोगे? अभी आपका टोटल पॉलिसी कितना का है? टोटल लॉस कितना हुआ? पहले आप देखो, 82,720 का स्टॉक था, तो मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी कितने का निकाला? अच्छे से देखना, मैं यहाँ लिख रही हूँ. दिस पार्ट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट वेर आई एम गोइंग टू कैलकुलेट दिस अमाउंट. ठीक है, 82,000 का जब स्टॉक का लॉस था, तो मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी 64,000 का लिया था. आज मेरा नेट लॉस 66,176 का है, राइट? तो मुझे कितना इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट मिलेगा? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय दिस. सो फाइनली आई विल बी गेटिंग अ 51,200 का अमाउंट फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी.
तो अब देखो आप, मेरा लॉस कितने का था, 66,176, 51,200 मुझे इंश्योरेंस कंपनी से मिल रहा, इंश्योरेंस कंपनी देने वाली है, दैट इज इंश्योरेंस कंपनी, राइट, इंश्योरेंस कंपनी मुझे देने वाली है। तो बचा हुआ कौन देगा भाई, क्योंकि फाइनली मुझे तो लॉस हुआ है, तो बचा हुआ मुझे 14,000, ओनर हिमसेल्फ विल बेयर दिस रिस्क। तो यहाँ ये बन गया आपको प्रोपोर्शनेट बेसिस, इसको हम एवरेज क्लॉज ही बोलते हैं, जिसमें ओनर एज वेल एज बोथ ऑफ देम, इंश्योरेंस कंपनी विल बेयर एंड देयर परसेंटेज जिन्होंने इन लोगों ने पहले कमिट किया था। सो यहाँ आपने देखा आपने कैसे निकाला ये वाला अमाउंट क्लोजिंग, फिर आपने नेट लॉस निकालने की कोशिश की, नेट लॉस आने के बाद ही आप एवरेज क्लॉज, दिस द कॉन्सेप्ट वॉट एवर आई हैव रिटन ओवर हियर, तो इसको बोलते हैं वी हैव अप्लाइड एवरेज क्लॉज, राइट। समझ में आया, सम वॉज वेरी सिंपल, एवरेज क्लॉज लगा दो, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया एवरेज क्लॉज को लेकर। आई हैव ऑल्सो गिवन विथ यू विद द ऑल द फॉर्मूलाज और इसको कैसे प्रेजेंट करना है। Moving forward, again we'll solve some regarding the same type. अब यहाँ पर थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज होने वाला है आपका। So, fire occurred in the premises of Poonamwala on 15th October. Following is a particular ascertain the loss of stock and a claim of insurance. स्टॉक कितने का था शुरुआत में, ओके 2004, लेकिन हमारा तो ये कितने का दिख रहा है 15 अक्टूबर, और ये हमारा 1-1.5 साल पुराना डेटा। परचेज भी आपको 2004 का पूरा दिया है, सेल्स भी 2004 का दिया है, पुराने पिछले साल का दिया है, क्लोजिंग भी 2004, ये पूरा डेटा 2004 का दिया है। अच्छा ओके, न्यू डेटा दे हैव गिवन, चलो ये तो काम आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक जैसा। परचेज till the date of fire, sale till the date of fire, stock were always valued 90% of cost। ये क्या है नया भाई मैम, कुछ भी नया देते हैं, कोई बात नहीं। The stock saved from the fire worth ₹18, ये तो हमें समझ में आता, सेविंग हो गया, 18,000 का सामान बच गया, अच्छी बात हो गई ना। अमाउंट ऑफ पॉलिसी भी हमें समझ में आ गया, हमें एवरेज क्लॉज लगाना ये भी ये बता रहे हैं, लेकिन ये क्या है, ये बता रहा है कि हम जो मैनेजमेंट है हर साल अपने स्टॉक को 90% कॉस्ट के ऊपर लेता है। अगर 100 रुपये की चीज़ होगी तो वो 90 रुपये लिखेगा, पर ये मैनेजमेंट का पॉलिसी है। बट वाइल कैलकुलेटिंग द इंश्योरेंस क्लेम के लिए हमें जब अपना पूरा कैलकुलेशन बनाना है, अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, इन दैट केस दिस 90% फंडा विल नॉट डू। मैनेजमेंट कुछ भी करे, हमें कुछ नहीं मालूम, सब कुछ 100% पे लाना होगा, प्रॉपर पिक्चर दिखाना होगा। मैनेजमेंट कभी कभी कम दिखाएगी तो डजंट मेक सेंस ना, इंश्योरेंस वालों को तो प्रॉपर अपना अकाउंटिंग करना है। सो यहाँ पर हमें एक पॉइंट क्लियर हुआ, बट वाई दे हैव गिवन दिस डेटा, ये बड़ा क्वेश्चन। अगर आपने अच्छे से सम को देखा होगा तो आपको यहाँ पर जीपी रेट नहीं मिला है। जीपी रेट क्यों नहीं मिला, क्योंकि हमें पता भी नहीं है, जीपी रेट के बिना हम बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग स्टॉक का निकाल ही नहीं पाएंगे। तो जीपी रेट निकालने के लिए पिछले साल का हमें डेटा से वर्क करना पड़ेगा, पिछले साल का जीपी रेट हमें इस साल अप्लाई करना पड़ेगा। दिस इज़ द ओनली न्यू पॉइंट ओवर हियर। चलो अब हम इस सम को सॉल्व करेंगे, क्या बोल रहा है ये सम। सो एज़ यूजुअल इसके लिए मैंने आपको बोला है पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, इस साल का तो आप आराम से बना लोगे। पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है तो अगेन मैं यहाँ पर लिखने जा रही हूँ टू ओपनिंग स्टॉक, राइट। जब मैं यहाँ ओपनिंग स्टॉक लिखती हूँ, मैं लिखूँगी यहाँ पर 30,600। क्या मैं ऐसा लिखूँ, जनरली 90% केस में मैं ऐसा लिखती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैनेजमेंट में इसको 90% पे दिखाया हुआ है, तो इस केस में हमें 30,600 नहीं लिख सकते। ये 30,600 90% है, तो 100% क्या होगा, तो मैं कैसे करूँगी, डिवाइडेड बाय 90%। तो मेरा एक्चुअली 34,000 का गुड्स था, जो कि मैनेजमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दिया और उसको कम में दिखा रहे हैं, लेकिन हम तो 100% पे वर्क करने वाले, तो मैंने इसको टिक कर दिया। परचेज, राइट, परचेज की बात करेंगे तो कितना रहेगा 1,20,000, इसको नहीं चेंज किया है। दिस इज़ ओनली द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, ओपनिंग हो या क्लोजिंग हो। सेल्स की बात करेंगे तो हमारा कितना आता है 1,80,000। देन अब हम आएंगे आगे में स्टॉक, ओ ग्रेट, इन्होंने हमें तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक भी दे दिया,
तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना है? अगेन 27,000 रॉन्ग है, ये 90% पे दिखा के रखा है। हम इसको नॉर्मल इसको 100% पे लाएंगे। आप इसको वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। 27,000 90% है तो 100% क्या? तो ये हमारा आएगा 100% 30,000। आपको मिल जाएगा जीपी विच इज़ नथिंग बट अ बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर कैसे निकालते हैं आपको भी पता है, फटाफट कैलकुलेट करो मेरे साथ साथ। डन। तो हमारा जीपी क्या आया? 54,000। तो हमें जीपी रेट निकालना आता है। जीपी रेट इज़ नथिंग बट अ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। तो व्हाट इज़ अ जीपी रेशियो फॉर अस? जीपी रेशियो देन that is 54,000 divided by sales 1,80,000. So परसेंटेज अगर आप मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, भले देखते इसमें होता है क्या। हाँ, सो 30% इज जीपी। नाउ आर सम बिकम्स ईजी टू ओपनिंग स्टॉक। आई डोंट थिंक सो आपको प्रॉब्लम होगा। ओपनिंग स्टॉक तो लास्ट ईयर के क्लोजिंग से आ जाएगा 30,000। देन नेक्स्ट इज योर परचेज। परचेज कितना होगा हमारा? 1,47,000। डन। नेक्स्ट इज योर जीपी, तो अब हम निकालेंगे इधर में। सेल्स का पोस्टिंग करती हूँ बाय सेल्स एंड सेल्स इज 1,50,000 दे हैव गिवन। एंड देन इज फाइनली क्लोजिंग स्टॉक, जो कि हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पर कि क्लोजिंग स्टॉक कितना रहेगा। तो जीपी रेट अगर आपको पता चल गया कि 30% है तो 1,50,000 के ऊपर 30% आप अप्लाई कर दो। दैट इज़ अ वेरी सिंपलेस्ट मेथड। सो हमारा न्यू जीपी आ गया 45,000 एंड द बैलेंसिंग फिगर यू कैन ईजिली फाइंड आउट कि हमारा बैलेंसिंग फिगर क्या होगा। ओके, तो यहाँ पर आपका बैलेंसिंग फिगर आता है इन दैट केस फॉर 2,22,000 माइनस 1,50,000। हमारा बैलेंसिंग फिगर आ गया 70। ओ वाओ। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ इंश्योरेंस पॉलिसी कितना लिया हुआ था? इंश्योरेंस पॉलिसी हमारा कितना लिया हुआ था? इंश्योरेंस पॉलिसी 63,000। मैंने एवरेज क्लॉज अप्लाई करने से पहले एक क्वेश्चन पूछती हूँ अपने आप से। ऑलवेज यू ऑलवेज आस्क दिस क्वेश्चन, क्या जो स्टॉक की वैल्यू है वो बड़ी है कि इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट है? एवरेज क्लॉज तभी अप्लाई करता है जब स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा हो एज कम्पेयर टू इंश्योरेंस पॉलिसी। तो इन आर केस ये 72,000 इज़ मोर देन 63,000। हमारा एवरेज क्लॉज अप्लाई करेगा? यस अप्लाई करेगा। तो हम पहले इंश्योरेंस क्लेम तो हमारा नेट लॉस तो निकाल लेते हैं। नेट लॉस कैसे निकालोगे? हमारा टोटल लॉस हुआ था, टोटल लॉस कितना हुआ था हमारा? 72,000 का। मतलब हमें हमारा जो स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक था, लेकिन उसमें हमारा सेविंग भी तो हुआ है। सेविंग कितना हुआ है उन्होंने दिया था ना, 18,000 का वर्थ ऑफ गुड्स हैज़ बिन सेव। तो हमारा नेट लॉस कितना हो गया? दिस मीन्स 72,000 माइनस 18,000। ओके, तो अब हम लगाने जा रहे हैं एवरेज क्लॉज। एवरेज क्लॉज तो अभी आप लिख लेना, मैंने ऐसे ही लिखा है। अब कैसे लगेगा एवरेज क्लॉज? भाई 72,000 का गुड्स था तो मैंने इंश्योरेंस निकाला था 63,000 का, मुझे मिल रहा अमाउंट, राइट। आज मेरा नेट लॉस 54,000 है तो मुझे कितना मिलेगा? दिस मीन्स दिस मल्टीप्लाइड बाय हमारा अमाउंट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय 72,000, राइट। हमें मिलेगा 47,250 का क्लेम हम लॉन्च कर सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी व्हेन वी अप्लाई द एवरेज क्लॉज। समझ में आ गया? दिस इज़ अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड 47,250 का क्लेम हम लॉन्च कर सकते हैं। डन। सो आई हैड ऑल्सो गिवन द फॉर्मूला ऑफ इट। तो ये पूरा अच्छे से दिया है आपको, मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया एवरेज क्लॉज कैसे अप्लाई करना और कब अप्लाई करना, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। Okay, now proceeding with the new sum. Now we'll go to this new sum, which is again interesting. A premises of Messrs. New and Company was gutted by fire on 31st August 2004. Some stock was found badly damaged.
The accounts of the firm are closed on 31st December each year. On 31st December 2003, stock was valued at cost of 26,544 against 19,228 as on 31st December 2002. ओके तो ये ओपनिंग क्लोजिंग आपको दे दिया. परचेज एंड सेल्स फुल लास्ट ईयर का दिया है एंड पीरियड अप टू द डेट ऑफ फायर दिया हुआ है परचेज सेल्स. इन एडिशन टू द अबव यू कलेक्ट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. मतलब आपको ये मिला, उसके साथ साथ आपको और इन्फॉर्मेशन क्या मिला. Sometime in May 2004, goods costing 10,000 was distributed as a part of advertising campaign. In support thereof, no entry appears to have been passed in the book. मतलब आपने कुछ एडवर्टाइजमेंट कैंपेन रन किया था और उसमें आपने 10,000 का गुड्स कॉस्टिंग आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था एज अ फ्री सैम्पल, लेकिन कुछ भी इसकी एंट्री आपने बुक्स में नहीं दिखाई है. व्हाट दे आर टेलिंग, तो इसके इम्पैक्ट हमें अपने बुक्स में देना है. नाउ ड्यूरिंग 2004 कैश सेल्स आपने 1,190 का किया था विच वॉज मिस अप्रोप्रिएटेड एंड दीज आर नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स. मतलब 2004 में सेल्स हुआ लेकिन कैशियर या सेल्स पर्सन ने उसको मिस अप्रोप्रिएट कर दिया एंड ऑल्सो देयर इज नो रिकॉर्ड फाउंड इन द books. Now you are supposed to ascertain the estimated value of the stock at the date of fire, assuming that the rate of gross profit was constant dear. लेकिन constant तो बोल दिया, लेकिन कहाँ से निकालेंगे, इसीलिए तो लास्ट ईयर का डेटा दिया है टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ द परसेंटेज ऑफ जीपी. विल डू दिस सम हियर. लास्ट ईयर का मैं बनाऊंगी तभी मुझे समझ में आएगा जीपी रेट क्या है. दिस इज द ईयर एंडिंग 2003. नाउ ओपनिंग स्टॉक हम लिखेंगे. ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारा एज कंपेयर 19,228 ऑन. ओके तो 19,228 इज द ओपनिंग स्टॉक. परचेज ड्यूरिंग हमें दिया हुआ है डन. सेल्स आपको दिया हुआ है. I'm sorry, I have written 1 lakh for. Purchase is 90,516 and sale is 1,04,000. Then ये भी दे दिया हमें, सेल्स भी दे दिया. अब आपको जीपी रेट आपको निकालना है क्योंकि यहाँ पर हमें जीपी नहीं है बट हमारे पास यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक है. राइट, क्लोजिंग स्टॉक कितना है दैट इज़ 26,554. देखो यहाँ नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग इज आवर क्लोजिंग. तो 26,544. नाउ यू विल एबल टू फाइंड आउट द जीपी रेट. एक बार हमें मिल गया तो हम सेकेंड ईयर टिल द रेट ऑफ फायर का हम डेटा आराम से मेंटेन कर सकते हैं. सो दिस माइनस 109,744 20,800. और अब जीपी रेशियो क्या होगा इज नथिंग बट 20,800 divided by 104,000 in multiplied by 100. That is 20% is GP. चलो अब हम आ जाते हैं हमारे टिल द डेट ऑफ फायर में. ओपनिंग स्टॉक आप आराम से लिख सकते हो कितना है पिछले साल का क्लोजिंग 26,544. सॉरी 26,544. देन परचेज आपको दिया हुआ है परचेज है 69,654. परचेज है इतना. हाँ सॉरी यहाँ तो जीपी आता है, जीपी हमें बाद में पता चलेगा. बाय सेल्स कितना है आपके पास 98,340 एंड बाय क्लोजिंग स्टॉक आपको तो पता ही नहीं है लेकिन आपको क्या पता है जीपी रेट. तो जीपी रेट इज़ नथिंग बट 20%. राइट, क्लोजिंग स्टॉक अब आप इजीली निकाल सकते हो. देयर इज़ नथिंग मच. यही तो आपका पॉइंट है कि इस ओके सॉरी मैंने क्लोजिंग स्टॉक निकालने के पहले आपको ये दो एडिशनल पॉइंट का इम्पैक्ट दिलाया ही नहीं.
कोई बात नहीं, अब हम जा रहे हैं एडिशनल पॉइंट का इम्पैक्ट देने, तो जीपी मैं नहीं निकाल सकती यहाँ पर। अब क्या हुआ, 10,000 गुड्स कॉस्टिंग, मतलब कुछ आपके पास जो आइटम थे जो परचेज किए या ओपनिंग स्टॉक में, उसमें से 10,000 का कॉस्ट का गुड्स आपने फ्री सैम्पल जैसा बेच दिया, आपको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। तो आप यहाँ पर, अभी आपको पता होगा, तो एडवर्टाइजमेंट करके आप लिखते थे पहले, तो व्हाट आई हैव रिटन 10,000 एज एडवर्टाइजमेंट, नथिंग ग्रेट इम्पैक्ट हैज़ बिन। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, परचेज में से लेस कर देते हैं, और बहुत लोग एडवर्टाइजमेंट बोलकर यहाँ लिख लेते हैं। तो व्हाट आई हैव रिटन बाय एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, बट एज अ फ्री सैम्पल आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैम्पल। नाउ यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि एक सेल था जो कि मिस अप्रोप्रिएट हो गया, मतलब चोरी हो गई, अब आपको पता चला, तो बुक्स में सेल्स तो रिकॉर्ड होना ही चाहिए ना डियर। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, सेल्स रिकॉर्ड कर रही हूँ। दिस वॉज अ कैश सेल्स विच हैज़ बिन मिस अप्रोप्रिएटेड, राइट। तो मैं इसको लिख सकती हूँ यहाँ पर मिस अप्रोप्रिएटेड वाला सेल। सो मिस, ठीक है। अब कितना अमाउंट है इसका हमारा, 1190, मीन्स यू आर रिकॉर्डिंग दिस बुक्स इनटू द बुक्स। अब जीपी रेट अगर आप देखोगे तो कितने पे निकलना चाहिए आपका, इन तीनों पे निकलना चाहिए कि इस पे निकलना चाहिए कि सिर्फ इन दोनों पे निकलना चाहिए। आइडियली जब सेल्स होता है तो प्रॉफिट टर्न होता है, राइट। तो इसमें भी पूरा सेल्स हुआ तो इसमें तो निकलेगा ही निकलेगा, ये भी सेल्स हुआ, भले मिस अप्रोप्रिएट हुआ लेकिन सेल्स तो हुआ, उसमें परसेंटेज तो एडेड था, तो ये भी इसमें होगा। लेकिन एडवर्टाइजमेंट इज जस्ट अ फ्री सैम्पल, लाइक कॉस्टिंग का था जो निकल गया, तो इसमें कोई आपने कमाया नहीं। तो जीपी कितने पे निकलेगा अगर आप देखोगे तो इन दोनों पे निकलेगा, दैट इज़ 99, ये देखो 99 530 पे, राइट। तो आई एम फाइंडिंग आउट 99 530 परसेंट मल्टीप्लाइड बाय कितना परसेंटेज का था, 20%। सो हमारा जीपी आना चाहिए 19,906। नाउ वी विल easily फाइंड आउट द क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि इसमें मैंने वो दो एडिशनल पॉइंट का भी आपको इम्पैक्ट दे दिया है। सो दिस माइनस what is the amount, wait, sorry, हाँ, this minus 109 530, so मेरा क्लोजिंग स्टॉक आएगा 6,574, राइट। क्या इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट दिया है सब में, नो, तो हमें एवरेज क्लॉज अप्लाई करने का कोई सीन ही नहीं है। जब इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट होगा तो ही तो आप एवरेज क्लॉज अप्लाई कर सकते हो, राइट। आई हैड गिवन द फॉर्मूला, आई एम सॉरी, आई हैव गिवन यू द आंसर्स ऑफ इट, आप इसको अच्छे से चेक करिए। टुडे व्हाट वी हैव डन इज एक्चुअली द बेसिक ऑफ द लॉस ऑफ स्टॉक। एक छोटा सा लेवल और ऊपर है, एंड देन दैट टॉपिक विल बी ओवर, देन वी विल मूविंग फॉरवर्ड टू द लॉस ऑफ प्रॉफिट। So till now we have done. Thank you very much.